चुके थे। 31 से हम लोग देखते हैं। देखिए 31 का क्वेश्चन है, तालिका 1 का तालिका सेकंड से मिलान करें एंड नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो ये बिल्कुल मैचिंग है जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो मैचिंग को हम देख लेते हैं। देखिए मैंने मैचिंग का बहुत सबसे सरल तरीका आपको बताया था कि आपको कोई भी दो फाइंड कर लीजिए, पहले एक फाइंड करना है उसके बाद आप दूसरा फाइंड करेंगे। तो इसमें सारे ही इजी हैं जितने भी दिए, देखिए आपके सामने हैं। सबसे पहले है कोहबर। तो कोहबर को अगर हम देखेंगे तो कोहबर का जो मिलान है मिर्जापुर से होता है, क्योंकि ये मिर्जापुर में मिलता है। नेक्स्ट है कबरा पहाड़। तो कबरा पहाड़ की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आपका रायगढ़, ठीक है। आदमगढ़ की अगर हम बात करें तो ये आपका आएगा होशंगाबाद। चक्रधरपुर की अगर हम बात करें तो लास्ट बचता है झारखंड में, ठीक है। इस तरह से आप इसका बिल्कुल मैच कर सकते हैं, बहुत ही इजीली है। अब देखिए किसी ने मुझसे कहा है अभी कमेंट्स में फर्स्ट पार्ट की वीडियो में कि मैं ये जो लिखा हुआ है नीचे का वो भी मैं पढ़ दिया करूं, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, मैं ये भी पढ़ दिया करूंगी आपको अगर ऐसा लगता है तो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसी को पढ़ लेते हैं पहले। देखिए ये दिया प्रागैतिहासिक काल में बने चित्र पहाड़ियों में स्थित गुफाओं में पाए गए हैं, जिसमें कोहबर मिर्जापुर में, कबरा पहाड़ रायगढ़। तो ये वही चीज है जो मैं आपको आंसर समझाती हूँ, ठीक है। अगर मुझे कुछ डिफरेंस लगेगा तो मैं आपको जरूर इसमें पूरा पढ़ दूंगी नीचे का, और अगर मुझे लगता है कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं इसमें भी क्या क्या पूछा गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, तो इज इज राइट एंड रोंग। तो ये राइट है, मुख्य विषय क्या है, शिकार। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं, तो क्या ये करेक्ट है। तो ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्र जो गुफावासी वहां पर रहते थे वो किसी कला में प्रवीण नहीं थे, उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली थी, क्योंकि लिखित साक्ष्य ही हमें वहां से नहीं मिलते। तो ये भी करेक्ट है। और हमसे पूछा क्या गया है, असत्य वाला। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, ठीक है। तो रंगों को आप जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से रंग भरे गए हैं। अब देखिएगा हम इसको देख ले, इसको थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं कि थोड़ा सा डाउटफुल है। नेक्स्ट डी, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है, ठीक। तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है, मानव और पशु की आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर, भित्ति तो है ही नहीं, पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह तो लगाई नहीं गई है कि आपको पहले, जैसे आपको छोटी क्लास में बेस से कराया जाता है कि पहले आप बेस में कलर कर दीजिएगा पूरा, फिर उसके बाद आकृतियों में कलर कीजिएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम ये कहेंगे ऐसी कोई तह नहीं लगाई गई है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है कौन सा है, सी, क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे दमकता लाल, नीला रंग आपने देखा कहीं पर प्रयुक्त है, नहीं है। हरा रंग भरा गया है, नहीं भरा गया है। मोस्टली गेरू रंग से ही चित्रों को बनाया गया है। देखिए इसकी डिटेल में पढ़ देती हूँ, पीजीटी 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय शिकार आखेट से संबंधित है तथा इनके रंग गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है, और इन चित्रों का धरातल गुफाओं एवं चट्टान की दीवार या छत थे। तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके लिए। देखिए ये है अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। तो अल्टामीरा की गुफाएं पाश्चात्य कला में है। पाश्चात्य कला देखिए इसमें बैल, तो बैल की आकृति भी हमें नहीं मिलती अल्टामीरा की गुफाओं में। बी ऑप्शन है हाथी, सी है भालू, एंड डी है जंगली भैंसा। तो अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक पूछा गया है, ठीक है। अधिक की हम बात करें तो वैसे तो मोस्टली हमें आकृतियां आपको मिल जाएंगी आराम से, लेकिन अधिकता की अगर हम बात करें जंगली भैंसा या बाइसन का चित्र हमें स्पेशली रूप से दिखाई देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा जंगली भैंसा का चित्र अधिकांश दिखाई पड़ता है, यद्यपि इस गुफा में 150 चित्र हैं, राइट। एंड अन्य पशुओं के नाम जो चित्र अंकित है वह जंगली बकरी, जंगली घोड़ा, बारहसिंगा और हिरन आदि हैं। हाँ तो देखिए बिल्कुल हिरन के भी चित्र हमें प्राप्त होते हैं, और बैल की कई बार आकृति भी हमें मिलती है, लेकिन जंगली भैंसा का जो बाइसन का चित्र है वो स्पेशली हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पंचमढ़ी स्थित है। तो पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है, ए उत्तर प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी मध्य प्रदेश में, एंड डी छत्तीसगढ़ में।
तो पंचमढ़ी जो स्थित है वह हम देखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, ठीक है, पश्चिमी बंगाल में भी आपकी नहीं है, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी स्थित है, ना कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए इस क्षेत्र की महादेव पर्वतमालाओं के शैल चित्रों को प्रकाश में लाने का प्रथम श्रेय डॉक्टर जी.आर. हंटर को है, राइट। अब ये लाइन आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए, क्योंकि पंचमढ़ी की जो खोज है वो सबसे पहले जी.आर. हंटर ने की थी और इसका श्रेय जी.आर. हंटर को ही जाता है। उसके बाद हम डी.एच. गार्डन को इसका श्रेय देते हैं पंचमढ़ी के चित्रों का, और 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर ने इसकी खोज की थी। उसके बाद डी.एच. गार्डन ने 1936 ईस्वी में पंचमढ़ी की खोज की थी, ठीक है। और पंचमढ़ी के जो चित्र हैं वो स्पेन की, ऊपर आपने पढ़ा है, स्पेन की अल्टामीरा गुफाओं के समकक्ष ही हमें मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं आगे। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी या नंदनगढ़? तो देखिए अशोक के किस अभिलेख पर? तो नंदनगढ़ के अभिलेख पर हमें मयूर की आकृति मिलती है। जब हम पढ़ते हैं स्थापत्य कला तो उसमें हम देखते हैं हमें नंदनगढ़ पर मयूर की आकृति हमें प्राप्त होती है अशोक की, ठीक है। देखिए लिखा भी होगा नीचे, अशोक के द्वारा निर्मित कराए गए लोरिया नंदनगढ़ नामक स्तंभ लेख अभिलेख पर हमें मयूर की आकृति का अंकन मिलता है, किंतु विशेष रूप से अशोक के अभिलेखों पर हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की आकृति हमें प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। और कई बार ये पूछा भी जाता है, रिक्त स्थान दे देता है आपको कि हाथी, घोड़ा, सांड और लास्ट में चौथा कौन सा था। तो एक ऑप्शन आपको दे देता है खाली करके रिक्त स्थान में, बताइए नेक्स्ट जो पशु की आकृति है वह कौन सी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो नवपाषाण युग में मानव आप बताएंगे जंगल में, बस्तियों में, शहरों में, पहाड़ों में। तो नवपाषाण काल में जो मानव रहता था वह बस्तियों में रहता था, ठीक है। तो इसका आंसर बी आंसर इसका सही होगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी शायद कोई व्याख्या भी दी गई है, मेरे ख्याल से इसी की है ना, लास्ट वाले की। हाँ चलिए हम इसकी व्याख्या भी पढ़ देते हैं, आपको व्याख्या पढ़ना है। पुरातत्वीय अभिलेखों में इसका पता लगाना सरल है। पहली बात यह है कि उन दिनों मनुष्य की बस्तियों का आकार बड़ा हो गया था और उनकी संख्या भी बढ़ गई थी। सच पूछा जाए तो नवपाषाण युग के आरंभ को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी गई है। चलिए ठीक है, ये इससे वैसे, लेकिन आपको अब आंसर पता है, नवपाषाण काल में ही बस्तियों में मानव रहने लगा था। तो ये जो पूरी डिटेल दी है ये भी ठीक है। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ पर हैं? भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ पर हैं? तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है या जयपुर में है? तो महाराष्ट्र में हमें भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र देखने को मिल जाते हैं, जैसे इसकी व्याख्या नीचे दी गई है। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र मध्य प्रदेश, होशंगाबाद एवं भीमबेटका है, राइट। किंतु दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश न होने के कारण निकटतम उत्तर महाराष्ट्र अजंता और नरसिंहपुर की गुफाएं ही होगा। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार नहीं, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ बार बार कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें। इसलिए मैंने अपने यूट्यूब पर अपने ऐप पर भी मैंने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें डाउट क्लास भी मैं देती हूँ। सैटरडे टू सैटरडे डाउट क्लास रहता है, जहां पर भी आपको जो भी प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन से रिलेटिव आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज होती है जिससे हमें क्वेश्चन सोल्व करके ही पता चलता है। जैसे जब आप दिन भर बहुत सारी चीजों को पढ़ते रहते हैं, या फिर मैं कहूंगी पूरे साल आप जब भी क्लास में पढ़ते हैं, पूरे साल आप पढ़ते हैं, तो लास्ट में अगर आपकी परीक्षा नहीं हो तो ये नहीं पता चलता कि हम कितने पानी में हैं, ठीक। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको मेरिट में नाम लाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने पड़ेंगे और सोल्व पूरे डाउट के साथ सोल्व करने पड़ेंगे। मतलब डाउट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी लगेगा कि आपने क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही निकाल के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसका कोई फायदा नहीं है, जब तक आपको उसमें सारे पॉइंट क्लियर नहीं हो, ठीक। चलिए, तो ये होता है क्वेश्चन पेपर क्लियर करने का तरीका। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये चीज मैं आपको समझाने वाली थी। तो जब हमारे ऑप्शन में नहीं दिया होता है कोई भी चीज, मैं अपने स्टूडेंट को भी समझाती हूँ क्लास में, कई बार मैंने आप लोगों को भी यूट्यूब पे बताया होगा, तो उसका नियर बाई ऑप्शन हम चूज करते हैं।
जैसे राजस्थानी शैली में कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और भी शैलियों में प्रश्न आते हैं, तो अभी देखिए ऐसा प्रश्न आएगा भी आगे, मैं आपको बिल्कुल वही चीज आपको क्लियर करके चलूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? आदि मानव जो थे वो चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो उस समय आप जानते हैं जो रंग होते थे भूमिज रंग थे और उनको चर्बी में मिलाकर यूज किया जाता था। तो ये सारे रंग वो होते थे खड़िया मिट्टी, गेरू रंग। तो ऑप्शन है जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, ठीक। अगर ये सारे रंग अगर हमसे पूछा जाता लास्ट में होता उपरोक्त सभी, तो हम उसी पर टिक कर देते काले रंग की जगह, लेकिन काला रंग आ चुका है। चलिए अब हम आ जाते हैं ए ऑप्शन, देखिए इसका करेक्ट माना जाएगा जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, क्योंकि मैंने बोला था अगर इन सारा सबके साथ एक लास्ट ऑप्शन होता उपरोक्त सही, तो वही आपका आंसर करेक्ट हो जाता, ठीक। जैसे इसकी व्याख्या दी गई है, प्राय लाल, गेरू और हिरोंजी काले कोयला या काजल की बाती से रेखांकन किया गया है, सफेद खड़िया से रंग बने हैं। इन रंगों को तैयार करने और इस्तेमाल करने से पहले इन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता था, ठीक है। हम लिखेंगे नवपाषाण काल युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी की परिवर्तन किया था? तो देखिए इस समय आखेट, कृषि, व्यापार, मछली पालन, देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी चीज जब आपको नहीं समझ में आती तो आपको उसका पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है। जैसे अगर मैं इसको दोबारा पढ़ देती हूँ, नवपाषाण का युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? ठीक है, तो देखिए किसको अपनाया था? कृषि को अपनाया था। आप देख रहे हैं कृषि को अपनाया था, आखेट को भी नहीं, क्योंकि आखेट तो पहले से ही लोग जानते थे। व्यापार, मछली पालन नहीं, कृषि को अपनाया था। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ था। पॉलिशदार उपकरण, विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण, मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि को प्रारंभ करने की क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। तो देखिए ये नवपाषाण काल में मैंने बताया था सबसे ज्यादा चीजें शुरू हुई हैं, ठीक। तो नवपाषाण काल में ही चाक का निर्माण शुरू हुआ था, कृषि, आपका आग का इस्तेमाल भी शुरू हुआ था, और पॉलिशदार हथियार जो मिलते हैं हमें, स्पेशली कुल्हाड़ी हमने कई जगह पढ़ी है, नवपाषाण काल में हमें मिलती है, ठीक है। तो ये नवपाषाण काल की पहचान थी। अब हम देखेंगे आगे 40 क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक मतलब एक ऑप्शन हमें चूज करना है, पशुओं के चित्र, चलिए ठीक है, आखेट के चित्र, ठीक है, मनुष्यों के चित्र या औजारों के चित्र। तो इनमें सबसे ज्यादा जो हमें चित्र मिलते हैं वह आखेट के मिलते हैं, ठीक है, शिकार करते हुए हमें चित्र मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं, देखिए मुख्य विषय क्या था, आखेट ही रहा है, और उसने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गेंडा, भालू, हिरन, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया है। अब लिखेंगे 41 क्वेश्चन है, राइट सॉरी पढ़ेंगे, एक्चुअल में क्या है दिन भर मैं यही बोलती रहती हूँ राइट करिए। तो अभी आपको लिखना है भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और इस प्रश्न में जो समझाने वाली चीज है आप लोगों को वो ये है इसके ऑप्शन। देखिए पहला 5000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व और 7000 वर्ष पूर्व। तो मैं इसमें कहूंगी इसमें जो आंसर दिया हुआ है आप लोगों का ए, तो ये रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है। हम आंसर मानेंगे 7000 वर्ष पूर्व इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इसका आंसर डी होगा, सही कर लें इसको, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब तक आपने जो भी लिखा पढ़ा जहां जिस बुक में, लेकिन मैं इसका आंसर बिल्कुल 7000 वर्ष पूर्व बताने वाली हूँ, क्योंकि हमारी भारतीय चित्रकला का इतिहास लगभग 7000 वर्ष पूर्व है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ईशा पूर्व की कहानी है, तो 5000 नहीं है। मैंने जितनी भी प्राचीन बुक्स में देखा है उनके अकॉर्डिंग मुझे यही अभी तक पता चला है 7000 वर्ष पूर्व है, और आयोग इसी को मानता है, पता नहीं यहाँ पर कैसे दे दिया, या फिर उस समय शायद 5000 वर्ष पूर्व ही माना होगा, ठीक है, हो सकता है ये बात मैं मानूं, बट उसको बाद में सही किया गया होगा, क्योंकि जो आयोग मानता है वो 7000 मानता है। तो आप 5 बिल्कुल नहीं लगाएंगे, आप 7 लगाएंगे, ठीक। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? यही देखिए यही मिस्टेक होती है, इन्हीं मिस्टेक को सुधारने के लिए मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ यूथ कंपटीशन, और इसके बाद जैसे ही पूरा होगा मैं फिर से कुछ एक और कंपटीशन का लेकर आऊंगी, क्योंकि अब आप लोगों के लिए मुझे तैयारी करानी है ताकि मेरिट में आप सिलेक्ट हो चुके। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो मंदिरों में मिलते हैं? नहीं। महलों में मिलते हैं? नहीं। गुफाओं में मिलते हैं? बिहारों में मिलते हैं, ठीक। तो
तो इसका आंसर सी है, गुफाओं में देखिए गुफाओं नहीं, गुहाओं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। वो कैसे होना चाहिए था वो मैं आपको समझाऊंगी अभी आगे, ठीक। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, गुहाओं में मिलते हैं हमें चित्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ दिया भी है, प्राय खुरदरी, चट्टान, दीवार, गुफाओं, फर्शों, छतों, भित्तियों पर बनाए गए हैं। अब लिखेंगे 43, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। आ जाते हैं हम 43 क्वेश्चन पर, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है ये बात करते हैं, या फिर अगर हम ये बात करते हैं भारतीय चित्रकला में किसका महत्व है, तो दोनों का आंसर मैं एक ही बताऊंगी, ठीक है ही एक, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत ही यहीं से हुई थी। देखिए ऑप्शन रेखा रंग, रेखा रंग, प्रकृति। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो महत्व है वह रेखा का है, ठीक है, रेखा का बहुत महत्व है प्रागैतिहासिक चित्रों में। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए जैसे इसमें लिखा, प्रागैतिहासिक काल के कलाकार की रेखाएं जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने वाले समस्त गुण थे। रेखाओं में गति, शक्ति, संपुज ऐसा था जिससे मानव शास्त्रों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति का चित्र बना रहा हो। आप देखते हैं, देखिए कला के लिए मैं मानती हूँ किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है कला बनाने के लिए, कला पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए तो डिग्री होगी, चाहिए भी, लेकिन बनाने के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अपने अंदर की एक कहना चाहिए कि जो भाव होते हैं उनको जागृत करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है। चाहे आपने कोई डिग्री ली है नहीं ली है, रविंद्रनाथ के पास कोई भी डिग्री नहीं थी कला को बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसे भावों को जागृत कर चित्र बनाए जिसका कोई तोड़ नहीं था। तो ऐसे ही सब लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कला को बनाने में अलग ही आनंद है। आज भी देखिए मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी मैं कोई भी चित्र बनाती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। तो ग्रंथ चित्र है, नहीं। गुहा चित्र है, चलिए सोचते हैं। कागज पर बने चित्र हैं या वस्त्र पर बने चित्र हैं। तो ये कागज पर बने चित्र, वस्त्र पर तो ये उस समय कोई चीज ऐसी जानते ही नहीं थे प्रागैतिहासिक काल के मानव। हम इसको क्या कहेंगे, गुहा चित्र, क्योंकि ये शैल चित्र हैं, शैलाश्रों में बने हैं, चट्टानों पर बने हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गुहा चित्र कहा जाएगा, ठीक है। देखिए प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के समस्त उदाहरण लाल, काले, पीले तथा सफेद रंगों से बने हैं। यह चित्र चट्टानों की दीवार, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों में बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने पर्वतों की गुहाओं तथा कंदराओं को अपना निवास स्थान बनाया था। बिल्कुल, देखिए हम इसको गुफाएं कहेंगे तो हम गलत कहेंगे। प्रागैतिहासिक चित्र या प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था, तो उनको गुफाएं नहीं गुहाएं कहा जाएगा, क्योंकि वह शैलाश्रय थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही सही है, शैलाश्रय, पत्थरों का घर, सेल्फ आश्रय। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकृति निर्मित गुफाएं हो जाएगा, और ये गुहाएं कहलाएगा। गुहाएं, प्रकृति निर्मित गुहाएं। कंदराओं को अपना निवास स्थान बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी मैंने बता भी दिया आंसर इसका। लकड़ी के पटों पर, वृक्षों की छतों पर, ताल पत्रों पर या चट्टानों पर। तो आंसर डी होगा इसका, चट्टानों पर। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। तो ये पार्ट 1 में भी मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहला ही ऑप्शन इसका है बेलारी। दक्षिणी भारत का प्रमुख केंद्र है बेलारी। अब लिखते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन असंबद्ध है। तो देखिए कौन असंबद्ध है, सबसे पहले ए आंसर है मिर्जापुर। तो देखिए असंबद्ध वाली सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये क्या होते हैं, किस प्रकार के चित्र होते हैं। जब भी असंबद्ध वाली चीज आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 3 चीजें मिलती होंगी और एक चीज बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो असंबद्ध का अर्थ यही होता है। कुछ लोग शुद्ध हिंदी नहीं पहचान पाते हैं, तो आप देखिए मिर्जापुर है, शैलाश्रय है। सिघनपुर है, ये भी शैलाश्रय है। भीमबेटका है, ये भी शैलाश्रय है। और डी, ये गुफा चित्र है, भित्ति चित्र बने हैं, ठीक है। तो इसलिए कौन सा डिफरेंट है, डी डिफरेंट है। इसलिए आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि ये बौद्धकालीन चित्रकला के उदाहरण हैं और ये सब हमारे प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर डी होगा, जो डिफरेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की गुफाएं आ जाती हैं। तो थोड़ी सी मध्य प्रदेश की गुफाएं भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए पंचमढ़ी के क्षेत्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को है।
तो पंचमढ़ी को मैंने ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझा दिया आप लोगों को पहले भी, लेकिन इसका जो ऑप्शन है 8 DH गार्डन कैसे है, जैसे पीछे क्वेश्चन आया था मैंने उसमें बताया था कि नजदीक वाला ऑप्शन हम चूज करते हैं जब हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हो करेक्ट वाला, लेकिन इसमें ये भी करेक्ट है क्योंकि पंचमढ़ी की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर GR हंटर ने की थी, जो कि इसमें ऑप्शन है ही नहीं, और 1932 ईस्वी में की थी। उसके बाद DH गार्डन ने खोज की थी 1936 ईस्वी में, तो तत्पश्चात वाला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है तो हम इसी को टिक कर देंगे। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन दिया होना चाहिए था, अगर दोनों ऑप्शन यहाँ पर होते GR हंटर भी होता और तो हम सब और क्वेश्चन यही होता सेम, तो हम GR हंटर लगाते, क्योंकि इसने क्या पूछा है पंचमढ़ी के क्षेत्र को चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को है, लेकिन उस समय ऑप्शन चेंज कर दिया जाता, ये नहीं होता सर्वप्रथम किसको है, अगर दोनों ऑप्शन दिए होते तो तब हम किसको करते GR हंटर को करते। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 49 मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो मिट्टी के बर्तन का जो आविष्कार है वह हुआ था आपके नवपाषाण काल में, न पुरापाषाण काल में, सिंधु सभ्यता में नहीं, मध्य पाषाण काल में भी नहीं, नवपाषाण काल में शुरू हो चुका था मिट्टी के बर्तन का आविष्कार। नेक्स्ट देखिए 50 क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। देखिए उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BS माकड़कर को है इस गुफा की खोज का श्रेय, तो वही सब लिखा हुआ है इसमें, भोपाल के निकट है। अब लिखेंगे 51 होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब आते हैं हम भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं। तो दीवार और छत पर बने हुए हैं। अब हम लिखेंगे भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका कहाँ स्थित है, अब देखिएगा लखनिया दरी, होशंगाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, ये क्या दे दिया है, अरे भीमबेटका पूछा है और इसमें दरी दरी दे दिया है, होशंगाबाद, वाराणसी और ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं बी कैसे चूज किया। प्रागैतिहासिक कालीन भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के होशंगाबाद में स्थित है। अच्छा प्रदेश नहीं दिया है इन्होंने, यहाँ कुल 600 गुफाएं स्थित हैं जिनमें 275 में शैल चित्र उपलब्ध हैं। चलिए 600 और ये 275 वाली स्टोरी भी आप लोगों को समझा देंगे हम, लेकिन सबसे पहले अगर हम भीमबेटका की बात करते हैं तो भीमबेटका के बारे में चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए इसकी खोज सर्वप्रथम विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर श्री VS माकड़कर ने 1958 ईस्वी में की थी। ठीक, और यहाँ से हमें दहाड़ता जंगली भैंसा भी प्राप्त होता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक, भोपाल के पास स्थित है, तो ये करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर होशंगाबाद माना गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं, मतलब स्थित हैं, कहाँ पर स्थित है, सेम क्वेश्चन आ गया है वही वाला, बस थोड़े से ऑप्शन चेंज होंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं, चलिए आज के लिए इतना कर देते हैं, उसके बाद बाकी का कल करा देते हैं ये वाला नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए लेकिन आप लोगों को एक काम करना है, अभी ऐसे नहीं जाना है। क्या करेंगे, जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, और जो चीजें आपको डाउट में लगती है या जो आप मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हैं इस क्वेश्चन के बीच में, तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।